अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान की वॉर एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। ईरान की बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। ईरानी नेवी की ये वॉर एक्सरसाइज है जो कि एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में ईरान का माना जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया है। ईरानी नेवी की वॉर एक्सरसाइज, ये नेवी समंदर पर लगातार ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फाइटर जेट्स का भी और खास करके जो जंगी जहाज हैं उनका भी शक्ति प्रदर्शन ईरान की नेवी कर रही है। तो समंदर में ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। जी हां, फारस की खाड़ी में बड़ा युद्धाभ्यास किया गया है। ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और ये ऐसे वक्त में एक पावर शो चल रहा है ईरान का, जब ईरान के ऊपर ही एक खतरा है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान बड़ी युद्ध की तैयारी, बड़े जंग की तैयारी कर रहा है? तो देखिए किस तरह से अपनी नौसेना शक्ति का प्रदर्शन किया है ईरान ने। फारस की खाड़ी में ये युद्धाभ्यास किया गया है। ये तस्वीरें आई हैं तेहरान से, ये तस्वीरें आई हैं फारस की खाड़ी से, और इसने कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। ईरान ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि ईरान जंग के लिए तैयार है। और इस बीच आपको बता दें, इस वॉर एक्सरसाइज में कई हथियार तक शामिल किए गए। युद्धाभ्यास में बोट से लेकर मिसाइल तक शामिल हुए। ईरान की तरफ से एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया गया है। समंदर पर जिस तरह से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें कई हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसे देखा जा रहा है। कई हथियार हैं, अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज में एक बड़ी वॉर ड्रिल है जो कि समंदर पर आगे बढ़ाई जा रही है ईरान की तरफ से। इस बीच बड़ी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे समझा जा सकता है कि जो तमाम मुल्क जुड़े हुए हैं या फिर ईरान के विरोध में हैं, उनके लिए एक मैसेज है, उनके लिए एक संदेश है। और IRGC की अगुवाई में वॉर एक्सरसाइज हो रही है। जी हां, फारस की खाड़ी में हथियारों का जमावड़ा देखने को मिला और ईरान ने अपनी ताकत समंदर में दिखाई है। तो ये पूरा का पूरा युद्धाभ्यास IRGC की लीडरशिप में हो रहा है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान किस तरह से अपने हथियारों का, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। तो देखिए, ये ईरान का शक्ति प्रदर्शन तब हुआ है जब कुछ समय पहले ट्रंप ने ईरान को एक चेतावनी दी थी कि ईरान जो है मान जाए, उनकी शर्तें मान जाए, खासकर परमाणु प्रोग्राम जो है ईरान का वो बंद करे, वो रोके। कई तरह की नजर है अमेरिका की और ऐसा लग रहा है कि ईरान ने उन्हीं बातों का जवाब अपने ही अंदाज में दिया है, फारस की खाड़ी में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके। इस बीच कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। समंदर में कैमिकाज़ी USV का सफल टेस्ट हुआ है। बोट ब्लास्ट करके कैमिकाज़ी USV का टेस्ट किया गया। ईरान में निर्मित है कैमिकाज़ी ड्रोन और जो USV है इसका टेस्टिंग हुई है, इसकी टेस्टिंग हुई है। जब ये टेस्टिंग की गई तो आप देख रहे हैं एक बोट का सहारा लिया गया इस टेस्टिंग के लिए और उसके बाद अचानक से ब्लास्ट होता है। ये पूरा ड्रिल का हिस्सा रहा, एक टेस्टिंग का हिस्सा रहा। और नेवी के साथ मिलिट्री ड्रिल भी जारी है। जी हां,
दोनों मोर्चों पर ईरान की बड़ी तैयारी नजर आ रही है, यानी कि पानी, हवा और जमीन पर अपनी ताकत ईरान दिखा रहा है इस ड्रिल के जरिए। ईरान इस वक्त एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है और ये जो अग्रेशन है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा, क्या असर होगा? हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत के तौर पर। तो सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो ईरान की इस वक्त गतिविधियां हैं, यानी जो एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है, वो क्या रिस्पॉन्स है कि अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तित हो गई है? अब जो कुछ भी होगा, जब तक ईरान अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो क्या इसे एक आईने के रूप में देखा जा रहा है? देखिए, जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और ईरान की ये एक्साइज दिखाता है कि दोनों की तल्खियां अभी भी बनी हुई है। कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि ईरान में या तो सत्ता परिवर्तन हो या ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी हो उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। ये इनकी बहुत पुरानी एनिमिटी और इसका देखिए शुरुआत होती हुई सी दिख रही है। इसी के तहत ईरान जो है, देखिए फारस की खाड़ी में जिस तरीके की एक्साइज कर रहा है, ये नेवल एक्साइज है, लेकिन उसमें IRGC के भी लोग हैं और उसमें एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज की डेट में जब भी कोई इस तरीके की एक्साइज होती है, वो ट्राई सर्विसेज होती है, जिससे कि एक तरीके की सिनर्जी डेवलप की जा सके। तो एक मैसेज है अमेरिका के लिए और साथ में ये दिखाता है कि ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वो आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके की तैयारी करता रहेगा। और मेरा मानना है कि ईरान के जो एयर के इक्विपमेंट है, जो नेवल इक्विपमेंट, वो ऑब्सलीट है, धीरे धीरे वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगा। और देखिए, रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें कि चाइना ने इतने सारे एक्सप्लोसिव ईरान को दिए जिससे कि वो तमाम तरीके की मिसाइलों में उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो उसकी एक सुरक्षा की नीति आगे बढ़ रही है और साथ में इसी के तहत उसने एक रशिया के साथ सिक्योरिटी पैक्ट किया है, जिसमें वो तमाम तरीके के युद्ध के हथियार रूस से ले सकता है। हालांकि रूस उसमें डायरेक्ट लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसा ये संधि कहती है, लेकिन एक दूसरे का कॉपरेशन उसमें जारी रहेगा। तो ईरान कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा नीड को और पुख्ता करना चाह रहा है। जब से देखिए हमास और इजराइल में समझौता हुआ, जिस तरीके से लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह का खात्मा हुआ है, अब कहीं ना कहीं ईरान को लगता है कि अब वो टारगेट पे आ सकता है। और ऐसा होना दिखता भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है वो पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को काबिज करना चाह रहे हैं। डायरेक्टली अमेरिका हो सकता है इन्वॉल्व ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईरान को कॉर्नर करेगा, जिससे कि वो अपनी प्रेजेंस को मिडिल ईस्ट में पुख्ता कर सके। इसी के तहत ईरान तमाम तरीके की इस तरीके के ड्रिल को आगे बढ़ा रहा है। हमारे सहयोगी मनीष भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मनीष, एक तरफ तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे आते ही आप देखिए जो गाजा में हो रहा था उसमें पीस हुआ और लोग जो है छोड़े गए, बंधक छोड़े गए। तो एक विक्ट्री के तौर पर दिखाया, साथ ही ईरान को धमकी दी। लेकिन ईरान के केस में रिएक्शन बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। क्या चल रहा होगा इस वक्त ईरान की लीडरशिप के दिमाग में? देखिए, एक बात तो है, भले ही आप डोनाल्ड ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल कहते हो, लेकिन एक मामले को लेकर आप आसानी से डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वो है ईरान। अगर आज की तारीख में ट्रंप के दिमाग में, उनके नज़र में कोई एक जानी दुश्मन है तो वो ईरान है। और इसी से इस बात पर सबकी राय है कि इस साल पूरे जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु ईरान होने वाला है। और जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान की ताकत केवल युद्धाभ्यास के दरमियान है, असली युद्ध में भी उसने अपनी ताकत दिखाई है। याद करिए, रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को जितने ड्रोन मिले शुरू में, शाहिद 136, वो सब ईरान के दिए हुए थे। ईरान ने दो बार वहाँ इजराइल पर हमला करके, ड्रोन से, मिसाइलों से हमला करके अपनी असली ताकत दिखा दी है। ये अलग बात है कि हमास और हिजबुल्लाह खत्म हो गए, लेकिन अभी भी ईरान एक रीजनल पावर के तौर पर है और वो टाइम बाय कर रहा है ताकि इस दरमियान उसे रूस से एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए और कुछ फाइटर जेट मिल जाए, ताकि वो इजराइल का या फिर अमेरिका की संयुक्त ताकत का मुकाबला कर सके। लेकिन दोनों ही हालत में जंग होता हुआ दिख रहा है, बस कुछ महीने की बात है। बड़ी बात आपने कही और बड़ा विश्लेषण है ये कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को किन मामलों में प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यानी आगे कैसे फैसले हो सकते हैं। बहुत क्रूशल है अगले 24 घंटे। और ईरान के इस युद्धाभ्यास की बड़ी बातें, आइए आपको बताते हैं कि बड़ी बातें क्या है। वॉर ड्रिल तो कर रहा है ईरान, लेकिन बड़ी बातें आइए जान लेते हैं। खबर क्या है? ईरानी नेवी की बहुत बड़ी वॉर ड्रिल है ये,
फारस की खाड़ी में युद्धाभ्यास चल रहा है। IRGC के नेतृत्व में एक बड़ा युद्धाभ्यास आगे बढ़ाया जा रहा है। युद्धाभ्यास में छोटे बड़े हथियार सभी शामिल हैं। युद्धपोत से लेकर मिसाइल तक इसमें शामिल हैं। ड्रिल में कैमिकाज़ी USV का भी टेस्ट किया गया। अब मकसद क्या है ये भी समझिए। दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाना, एक सीधा संदेश, मैसेज तो यही है। दुश्मनों को संदेश ये दिया जा रहा है कि हम रेडी हैं युद्ध के लिए, हम तैयार हैं। ये ईरान का संदेश है। और निशाने पर कौन है ये भी देख लीजिए। अमेरिका खास करके सबसे ज्यादा निशाने पर है और इजराइल निशाने पर है। ओपी तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। निशाना यानी टारगेट ईरान का आपको लगता है क्लियर है? अब इस युद्धाभ्यास के बहाने सीधा अमेरिका पर ही निशाना साधा जा रहा है कि अगर वो आगे बढ़ता है या सैंक्शंस और ज़्यादा लगाता है तो फिर ईरान बड़ा कदम उठाएगा, वो युद्ध में कूद जाएगा। देखिए, हर देश ना, हर प्रदेश अपनी दो स्ट्रेटेजी बनाता है, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव। मतलब हमें किससे बचना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। ऑफेंस का जहाँ तक सवाल है, ईरान ने डायरेक्ट ऑफेंस भले ही नहीं किया इजराइल के ऊपर, इनडायरेक्टली हिजबुल्लाह के थ्रू करा है। अभी क्या है, ईरान को डर है कि अमेरिका हमें अटैक कर सकता है, तो इसको काउंटर करने के लिए अभी तो एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत पहले से बताऊं मैं, आज से 20-25 साल पहले जब भी ईरान को डर था अमेरिका के लिए, अमेरिका अटैक कैसे कर सकता? अमेरिका तो युद्ध फ्लीट्स ले आके, अपने बेड़े ले आके अटैक कर सकता है, वहाँ से एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकता है। तो इसको काउंटर करने के लिए ईरान के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम फ्लीट बनाए। इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने फास्ट मिसाइल बोट्स बनाई। वो नंबर वाइज इतने ज़्यादा थे कि इससे उसको US के बेड़ा को बहुत डर था, बिकॉज इतनी बड़ी फ्लीट और जहाज लेके चलते हैं तो उसकी सिक्योरिटी में, उसके डिफेंस के लिए बहुत सारे तोपें, बहुत जहाज़ें चलती है साथ में। तो उनको काउंटर करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल बोट्स जाके तो डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब वो सपोज 1000 लॉन्च किया आपने, 900 डिस्ट्रॉय कर दिया, एक भी घुस जाएगी, फ्लीट बर्बाद हो जाएगा। तो इसी को इस नेवल एक्सरसाइज में भी अपना प्रोजेक्ट कर रहा है ईरान कि भैया तुम्हारी फ्लीट अगर हमारे पास आएगी तो इतनी आसानी से बच नहीं जाओगे, प्रोबेबिलिटी होगी कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। हम इतने नंबर में हैं और हमारी जो पावर है, जो ब्लास्टिंग पावर है, जो एमुनेशन जो लगा रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम पावर है। तो ये US को एक इनडायरेक्ट ये मैसेज दे रहा है। और ये जो पॉलिसी है, जो एक्साइज है, ईरान को अपने US से अटैक से बचाने के लिए है। दूसरा इजराइल का सवाल है, इजराइल तो अटैक एयरक्राफ्ट से करेगा, तो इस एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए तो उसको अलग टैक्टिक्स होगी। लेकिन जो मेजर डैमेज ट्रंप की तरफ से मेजर डैमेज होगा, ये अपनी फ्लीट ले जाएंगे, वहां से फाइटर्स एयरक्राफ्ट लॉन्च करेंगे और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इनको डर पैदा करेगा। वो इनडायरेक्ट मैसेज देगा कि भाई तुम्हारी फ्लीट हमारे बॉर्डर पर, हमारी कोस्ट लाइन के पास आएगी तो उतनी सुरक्षित नहीं होगी, कि हमारे पास पावर है और हमने आपको इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने कैपेबिलिटी डेवलप कर रखी है, जिसका वो डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा ब्लास्ट में कितनी सारी। ये जो एक्चुअली ड्रोन है, ये समझ लीजिए जो पैदा किया उसने ड्रोन पैदा किया अकिन टू द एयरक्राफ्ट। जिस तरह से ड्रोन हमें स्पॉइल करा यूक्रेन ने, चाइना में, इनकी छोटी छोटी बोट्स हैं और ये जो नए एमुनेशन के साथ। तिवारी सर, ये जो डायनामिज्म दिखाया जा रहा है, ये जो डायनामिक तरीके से युद्धाभ्यास किया जा रहा है, ये एक तरह से डराने की कोशिश है ईरान की, अप्रत्यक्ष रूप से, कि अमेरिका को इसका जवाब मिल जाए, आंसर मिल जाए। एक और बड़ी खबर ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान आ चुका है। उम्मीद है बिना अटैक मान जाएगा ईरान, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए, राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली ट्रंप ने और उसके बाद ये बड़ा बयान ईरान को लेकर दे दिया। ईरान पर इजरायली हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ईरान पहले ही समझ जाता है तो बिना हमले समस्याएं सुलझाना सही होगा। सवाल यही है कि क्या नहीं मानने वाला है ईरान? जी हां, ट्रंप ने क्या कहा सबसे पहले ये देखिए। ईरान पर हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद है ईरान बिना हमले के मान जाएगा। इजरायली हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी और शांति से समस्या को सुलझा लेगा ईरान। परमाणु संबंधी समस्या को भी सुलझाया जाएगा। ईरान का रुख इस पर क्या है ये देखिए। ईरान के जवाब का इंतजार है। ट्रंप की बात मानेंगे क्या खamenei? यही सवाल सबसे बड़ा है। एटमी कार्यक्रम को रोकेंगे खamenei? क्योंकि इसका दबाव बहुत बनाया जा रहा है। अब इजरायल पर हमला क्या नहीं होगा, इजरायल पर किसी भी तरीके का अटैक नहीं होगा। त्रिपाठी सर, अब बात यह है कि क्या ये सारी लड़ाई ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर है या सारा कुछ है? और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ईरान के साथ अमेरिका का कोई डिप्लोमेटिक चैनल बातचीत का, इस तनाव को कम करने का कभी खुल सकता है क्या ट्रंप के रेजिम में? इसकी उम्मीद है आपको? ये तो मुझे ये नहीं लगता कि बहुत निकट भविष्य में ईरान की ओर से आक्रमण होगा इजराइल पर या किसी और उस पर, क्योंकि अभी जब जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है जब किसी तरह से एक तरह से शांति स्थापित हुई है, जो कि बहुत ही टेम्प्रोरी ही है, हमास के साथ और हिजबुल्लाह के साथ कल 4 बजे सीज़फायर
शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे में ईरान इस चीज़ की कोशिश नहीं करेगा कि वो जाकर के फिर से इजराइल पे हमला करे, और इजराइल भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि इजरायली इतने दिन के बाद इतने धीरे धीरे बंधक छोड़े जा रहे हैं और इजरायली अपनी गवर्नमेंट से खुद ही नाखुश हैं। तो उस हालत में मेरे ख्याल से नेतन्याहू ये अफोर्ड नहीं करेंगे कि वो हमला करें। अब बात तो रहती है कि क्या अमेरिका हमला करेगा। अगर ट्रंप ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ईरान मान जाएगा, किस चीज़ के लिए मान जाएगा? अभी लड़ाई तो ईरान करेगा नहीं। अगर आप परमाणु कार्यक्रम के लिए कहते हैं तो मेरे ख्याल से ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम के लिए सफिशिएंट 98% यूरेनियम एनरिच्ड हो चुका है, जिसका मतलब कि कभी भी आप बना सकते हैं परमाणु बम। तो अब उनके कहने या न कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर ट्रंप हमला कराते हैं सीधे, जो कि भाई ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं इस मामले में भी, तो हम वो नहीं कर सकते कि उसका ठीक है सर, ये खेल बहुत दिलचस्प है। ईरान भी डायरेक्ट नहीं लड़ रहा है, वो प्रॉक्सीज के थ्रू हमले करा रहा है, और अमेरिका भी इजराइल के थ्रू ईरान को हिट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो इक्वेशन है इनडायरेक्ट वॉर का, वो तो हमें दिख रहा है दोनों देशों की तरफ से। और देखिए, ईरान के एटमी कार्यक्रम से अमेरिका नाराज है, और ईरान कभी भी कर सकता है, एटमी बम बना सकता है, ये IAEA ने कहा है, और 12 परमाणु हथियार बनाने में ईरान सक्षम है, ये IAEA की तरफ से बयान दिया। और हर बहस में अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही उभर कर सामने आता है कि क्या परमाणु हथियार ईरान हासिल कर लेगा। तो IAEA की तरफ से बहुत बड़ा बयान है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है कि कैसे 12 परमाणु बम बनाने में ईरान सक्षम है। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है तब जब ईरान वॉर ड्रिल कर रहा है, एक बड़ा युद्धाभ्यास समंदर पर किया जा रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को। तो आइए जानते हैं कि IAEA यानी जो एटॉमिक एनर्जी है उसकी तरफ से क्या बयान सामने आया। एटम बम बनाएगा ईरान। देखिए, कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है ईरान। अभी 12 परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है ईरान। काफी तेजी से बढ़ा रहा है यूरेनियम के भंडार। ये भी कहा जा रहा है ईरान के पास इस वक्त पहले से 60% तक यूरेनियम भंडार है, 90% तक यूरेनियम का भंडारण जल्द है, और पहले एक महीने में 5 से 7 किलो यूरेनियम की बढ़ोतरी की जा रही है। अब एक महीने में करीब 50 किलो का भंडारण कर लिया है। तो जो सोर्स है, यानी जिसके हवाले से खबर मिल रही है IAEA के, वो इस तरह से कह रहा है कि ईरान सक्षम तो है, लेकिन ईरान क्या करेगा, स्ट्रैटेजिकली कैसे वार करेगा। शरदेंदु सर, एक तरफ तो वॉर ड्रिल है, दूसरी तरफ IAEA की तरफ से भी बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि परमाणु बम बनाने में सक्षम है। तो ईरान क्या इतनी हिमाकत करेगा कि वो परमाणु बम बनाएगा और फिर अमेरिका को डराएगा? देखिए, मेरा मानना है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की कैपेबिलिटी है, उसके पास एनरिच यूरेनियम है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास वेयरविदॉल है, और वो एट द वर्ज ऑफ कभी भी एक्सप्लोशन कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो ईरान की लीडरशिप है, पेजेस्कियां जो प्रेसिडेंट है, ये मॉडरेट प्रेसिडेंट है, वो ऐसा कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाएंगे कि एटम बम का विस्फोट करें, एक तरीके का अमेरिका को इन्वाइट करें कि आपके आंतरिक मामले में इंटरफेरेंस करें, आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ा दें और तमाम तरीके की बर्बादी ईरान की धरती पे हो। वो ऐसा नहीं कदम उठाएंगे। उनकी जो सोच है वो देखिए, अमेरिका में जाते तो वो तमाम तरीके का उनका आज का जो एम्फेसिस है, किसी तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म हो। उन्होंने देखिए सीरिया की डिफीट, हिजबुल्लाह का खात्मा, हमास का खात्मा को बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है। उतना रिएक्शन नहीं दिया है इजराइल के खिलाफ, अमेरिकन मिलिट्री बेसेस के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं वो टॉलरेट कर, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर उन्होंने मेजर रिएक्शन दिया चाहे इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ, तो ईरान ध्वस्त होता दिखेगा। हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो, तमाम तरीके के एजिटेशन ईरान में भी हुए हैं। तो गुड्स एंड शुड प्रिवेल, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। आपके पास कैपेबिलिटी है, पूरे विश्व को पता है, इवन इजराइल को पता है, इसीलिए इजराइल भी आपसे दूरी बना के रखता है। और लोगों को यह भी पता है विश्व वर्ल्ड ऑर्डर में कि आपके पीछे रूस खड़ा है, चाइना खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है, तमाम तरीके वो कंट्री हैं जो फेंस सीटर हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी हिमाकत में खड़े हुए हैं। तो इस तरीके की जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, उसमें मेरा मानना है कि अगर वो इस तरीके का न्यूक्लियर एक्सप्लोशन करते हैं तो वो एक सेल्फ गोल होगा। वो होगा कि आ बैल मुझे मार,
इस तरीके की कार्रवाई उससे उनको बचना चाहिए। जो इक्वेशन पीस की तरफ बढ़ रहे हैं उसके तरफ आगे बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप देखिए जब से सत्ता में आए वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल को, चाहे कोर्सिव डिप्लोमेसी हो चाहे डायरेक्ट बात करने का तरीका हो, वो अपना प्रेशर वहां पे मेंटेन रखेंगे और एक तरीके की धमकी, एक तरीके की वार्निंग लगातार देते रहेंगे। लास्ट रिजॉर्ट होगा कि किसी भी तरीके से वो ईरान के ऊपर हमला करें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं वापस जाएंगे और अमेरिका को जो कह रहे हैं कि हम आपको अमेरिका की पूरी ग्लोरी वापस लाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, डॉलर को और मजबूत करेंगे, वहां कंप्रोमाइज होता दिख रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ईरान अकेले नहीं खड़ा हुआ है, उसके साथ फोर्सेस है। ईरान वो छोटा देश भी नहीं है जिसको आप पूरी तरीके से तबाह कर सके। ये वही देश है जिसने 8 साल तक इराक से युद्ध लड़ा और इराक के पीछे अमेरिका कहीं ना कहीं खड़ा था। तो ये पूरे इक्वेशन बन रहे हैं और मेरा मानना है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात ब्रिगेडियर शरदेदू, ये आपने कही, जो एनालिसिस आपने बताया कि ईरान इस वक्त ये सोच रहा है कि युद्धाभ्यास से ही काम चल जाएगा, डराने का क्या जरूरत है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को इस तरह बढ़ावा देने की या एक्सपोज करने के। बहरहाल ईरान के साथ कई मुल्क भी खड़े हैं, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। बहरहाल अगले युद्ध फ्रंट की बात करते हैं। अगला वॉर फ्रंट है रूस वर्सेस यूक्रेन। जहां कीव से खबर ये मिल रही है कि रूस ने एक बड़ा अटैक कर दिया है कीव में राजधानी कीव में अटैक हुआ है। रिहायशी इलाकों में ड्रोन से अटैक किया है रूस ने। हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये रेसिडेंशियल इलाका है जहां पर ड्रोन अटैक हुआ है और रूस ने ड्रोन अटैक किया है कीव में, जहां पर धुएं का बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। और एक और दिलचस्प खबर, राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से मिलने की इच्छा जताई है। जी हां, मुझे और ट्रंप को मिलना चाहिए, ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। यूक्रेन जंग को लेकर हम बात कर सकते हैं, ऊर्जा समेत कई दूसरे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। पुतिन ने एक बड़ा इशारा किया है। तो पुतिन ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। अब दुनिया के लिए अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है और अहम भी है। क्यों, आइए बताते हैं। पुतिन ने क्या कुछ कहा। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए बहुत कुछ है, हमें और ट्रंप को बातचीत के लिए मिलना चाहिए। यूक्रेन और ऊर्जा के मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है, कई दूसरे मुद्दों पर भी अमेरिका से बातचीत मुमकिन है। और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप स्मार्ट और व्यवहारिक हैं, ट्रंप अमेरिका के हित में निर्णय लेंगे। बयान के मायने क्या है, ट्रंप से बातचीत के लिए पुतिन तैयार हैं क्या? एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यूक्रेन जंग पर ट्रंप के साथ बातचीत क्या पुतिन करने वाले हैं और ट्रंप के साथ शांति समझौता क्या पुतिन करने वाले हैं? ये सारे सवाल इस संकेत से उठ रहे हैं। और जरूरी बात क्या है ये भी देखिए, क्या ट्रंप की बात मानकर पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए राजी हो जाएंगे? बड़ा सवाल तो यही है मनीष कि जिस मुहाने पर इस वक्त दुनिया खड़ी हुई है, इससे पहले मांग की जा रही थी जो बाइडेन के समय कि युद्ध रुकेगा। ट्रंप ने आते ही कह दिया कि मैं अगर राष्ट्रपति होता तो युद्ध होने ही नहीं देता। अब पुतिन भी उस बात का समर्थन कर रहे हैं, तो युद्ध रुकेगा क्या? देखिए, जहां तक युद्ध रोकने की बात है तो पहले डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे के अंदर युद्ध रोक रहे थे, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा टारगेट को बड़ा किया है। अब रखा है 100 दिन के अंदर। 100 दिन के अंदर इस युद्ध को रोकने का प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन पिछले 72 घंटे में बहुत कुछ घटा था। सबसे पहले जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने दोबारा से, उन्होंने पुतिन के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट दे दिया जिसे क्रेमलिन ने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुतिन रूस को बर्बाद कर रहे हैं, रूस के 10 लाख लोग मारे गए जबकि यूक्रेन के केवल 7 लाख लोग मारे गए थे। इससे पुतिन नाराज हो गए थे। उसके बाद ट्रंप ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया और डैमेज कंट्रोल के तहत ट्रंप ने पुतिन की काफी बड़ाई की, रूस को बताया कि रूस का वो नुकसान नहीं करना चाहते हैं, तमाम तरह की बातें की। आखिरकार जाकर पुतिन थोड़ा सा नरम हुए और फिर पुतिन ने भी आगे आकर ये कहा है कि हाँ, मैं ट्रंप से मिलना चाहता हूं और ट्रंप से तमाम मुद्दों पर बातचीत करना चाहता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध भी उसमें से एक है, तो उन्होंने सिग्नलिंग दे दी है। अब आगे बहुत जल्द मुझे लगता है कि इस अगले हफ्ते हो सकता है कि रूस और पुतिन और ट्रंप के बीच में आपको टेलीफोन पर बातचीत होती हुई दिखाई दे और फिर उसके बाद मीटिंग की रूपरेखा होगी। लेकिन हाँ, पुतिन जो शर्त रख रहे हैं उस शर्त से वो पीछे नहीं हटेंगे। तो ट्रंप कैसे युद्ध रुकवाएंगे, ये ट्रंप के लिए चुनौती होगी कि वो जेलेंस्की को कैसे मनाते हैं या फिर यूक्रेन और यूरोप को कैसे मनाते हैं। लेकिन पुतिन की जो बेसिक शर्त है कि परमानेंट शांति की बात होनी चाहिए, सीज फायर की नहीं, उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल, शर्तों को आगे क्या रखेंगे, कदम बढ़ाएंगे ट्रंप पर, सारा जो सब कुछ बातें हैं। अब देखना होगा कि ट्रंप क्या करते हैं। ट्रंप को लेकर पुतिन का एक और बड़ा बयान आपको अब दिखाते हैं। ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता, ये पुतिन ने भी कह दिया। 2020 चुनाव के असली विजेता ट्रंप हैं, ये कहना है
पुतिन का। 2020 चुनाव में पुतिन से जीत चुराई गई, ट्रंप से जीत चुराई गई, ये कहा गया पुतिन की ओर से। तेल की कीमत ज्यादा बढ़ना या कम होना सही नहीं है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या पुतिन और ट्रंप के बीच सुलह हो गई है। पुतिन का जो बयान है वो देखिए, 2020 का असली विजेता ट्रंप है, न कि बाइडेन। और 2020 में पुतिन से जीत चुराई गई। ट्रंप से सहमत होने से खुद को नहीं रोक सकता, यह भी कहा है पुतिन ने। ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन जंग की नौबत नहीं आती। तेल की कीमत ज्यादा बढ़ना या कम होना सही नहीं है और अमेरिका रूस के हित में नहीं है कीमत का घटना, यह भी उन्होंने कहा है। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए वो तैयार हैं। तो ये सारे संकेत क्या बता रहे हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। त्रिपाठी सर, अब तो बात यह है कि कौन चाहता है बातचीत को शुरू करना। कभी ट्रंप डोरे डाल रहे हैं और अब देखिए पुतिन का ये बयान। तो दोनों देश एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, अपने दिल में ये दिखा रहे हैं कि हम आपकी बड़ाई करते हैं और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है जेस्चर कह सकते हैं, जेस्चर का फॉर्मेशन जेस्चर यही है कि ये युद्ध रुकेगा और अब ट्रंप को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं 24 घंटे में युद्ध रोक दूंगा। तो अब 24 घंटे तो बीत चुके हैं, 100 दिन में उन्होंने कहा। तो मेरे ख्याल से अगला कदम, जैसा मनीष बता रहे हैं, कि ट्रंप ये प्रस्ताव रखेंगे कि रूस के साथ कब बात की जाए, कैसे और कहाँ बात की जाए। और जहाँ तक रूस के शर्तों का सवाल है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि देखिए, रूस जो है एक तो कहेगा परमानेंट पीस हो, दूसरी चीज़ ये कहेगा कि एज इज़ वेयर इज़ के आधार पे जहाँ तक हमारा कब्जा है वहाँ हमारा कब्जा माना जाए और कुर्स को छोड़ा जाए। और क्योंकि रूस, उसके अलावा तो रूस के चारों ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं, क्योंकि डीमिलिटराइजेशन का सवाल ही नहीं, मिलिट्री तो यूक्रेन की ख़त्म हो गई है, नाटो का मेंबर बना नहीं है, डोनेट्स्क और लुहांस्क वगैरह अभी भी रूस के पास हैं। तो इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ वो ये रखेंगे कि रूस पर लगाए गए सारे प्रतिबंध वापस लिए जाएं, क्योंकि और पुतिन के खिलाफ जो वर्ल्ड कोर्ट में जो वो किया गया उसको वापस लिया जाए। ये सब इसके बिना पुतिन नहीं समझौता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतना आसान है? बैक ट्रैक करना ट्रंप के लिए क्या वाकई में आसान है? क्योंकि बाइडेन इस मामले में बहुत आगे जा चुके थे अपनी सरकार के दौरान। और देखिए, अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका किया गया। नाम बदलने से अमेरिका और मैक्सिको के बीच तनातनी बढ़ी। अवैध प्रवासियों को वापस लेने से मना कर सकता है मैक्सिको। अमेरिकी जहाजों का मैक्सिको में आने पर प्रतिबंध लग सकता है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर भारी तनातनी है और आपको बताते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका किया। 6,17,800 वर्ग मील में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको फैला हुआ है। ट्रंप प्रशासन की आपको बता दें कि राष्ट्रीय पहचान बढ़ाने की रणनीति है। इस्तेमाल की जाने वाली खाड़ी का नाम बदलना अमेरिका का अधिकार क्षेत्र भी है। और देखिए, नाम जो बदला गया है उसका मैक्सिको ने विरोध जताया है। यूएस का नाम बदलकर अमेरिका मैक्सिकाना रख देना चाहिए। ये मैक्सिको की तरफ से एक शार्प रिएक्शन है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस मुद्दे पर मैक्सिको और अमेरिका के बीच टकराव भी बढ़ सकता है। और देखिए, इस बीच ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने धमकी दी है। हमें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए, ये ट्रंप ने कहा है। डेनमार्क के पीएम से ट्रंप ने कहा 45 मिनट तक फोन पर बातचीत के दौरान ये चेतावनी, ये धमकी दी है। तो ग्रीनलैंड को लेकर भी ट्रंप ने अपना स्टैंड फिर से दोहराया है। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।